नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल हमास शांति वार्ता की कोशिशों और लाल सागर की घटना को लेकर चीन और जर्मनी के बीच तनाव पर चर्चा करेंगे और अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, अपने दम पर और अपनी शर्तों पर होगा ग्लोबल साउथ का विकास। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराविलिस से किया गया सम्मानित। लाल सागर में चीनी नौसेना की हरकत पर यूरोपीय आयोग भी हुआ सख्त। राजदूत को तलब कर जताया विरोध। चीन ने जर्मनी के टोही विमान पर लेजर हमले को किया खारिज। कहा, जांच में जर्मनी के दावे तथ्यों से नहीं खाते मेल। रूसी सेना का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। दागे 700 से अधिक ड्रोन। यूक्रेन ने सभी हमलों को नाकाम करने का किया दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर की पुतिन की आलोचना। यूक्रेनी सेना के जवाबी कार्रवाई में कुर्स्क में 3 लोगों की मौत। यूक्रेन संघर्ष पर यूरोपीय अदालत का बड़ा फैसला। रूस को ठहराया मानवाधिकार हनन का दोषी। अदालत ने मॉस्को को 2014 में मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH17 को गिराने का ठहराया जिम्मेदार। तकनीक की दुनिया में NVIDIA बनी नंबर 1 कंपनी। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को छोड़ा पीछे। NVIDIA का मार्केट वैल्यू $3.92 ट्रिलियन के पार। और आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नामीबिया यात्रा को खत्म कर स्वदेश की ओर रवाना हो रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं नामीबिया से, जहां पर प्रधानमंत्री अपनी 5 देशों की यात्रा को समाप्त कर अब स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी सफल प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा जो नामीबिया में खत्म हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री अब
तो 5 देशों की अपनी यात्रा खत्म कर प्रधानमंत्री मोदी अब स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नामीबिया में थे और नामीबिया से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब नामीबिया पहुंचे तो नामीबिया विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा भी इस मौके पर मौजूद रहीं। इस दौरान पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत नामीबिया के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें आपदा के अनुकूल अवसंरचना फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, उद्यमिता केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में समझौता शामिल है। भारत का $600 मिलियन का व्यापार है और $800 मिलियन का भारतीय निवेश यहां पर है। और आपको बता दें कि नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नामीबिया सहित प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल 27 देश सम्मानित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नामीबिया दोनों ही लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ जीते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ का विकास मूल्य आधारित, अपने दम पर, अपनी शर्तों पर होगा। In the 20th century, India's independence lit a spark, one that inspired freedom movements across the world, including here in Africa. In the 21st century, India's development lights a path showing that the global South can rise, lead, and shape its own future. The message is, you can succeed on your own terms without losing your identity. For this message to echo louder, we must act together. Let us create a future defined not by power, but by partnership. Not by dominance, but by dialogue. Not by exclusion, but by equity. This will be the spirit of our shared vision. From freedom to future, स्वतंत्रता से समृद्धि, संकल्प से सिद्धि. From the spark of independence to the light of shared progress, let us walk this path together. और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है शिव से मिलने का संकल्प। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ से प्रकट होते हैं स्वयं महादेव, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025, जहां हर सांस में है भक्ति, हर कदम में है शक्ति। सरकार की चाक चौबंद तैयारी, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। तो तैयार हो जाइए बाबा बर्फानी के दरबार चलने के लिए।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मैं तेनू क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन इसका कोई सफल परिणाम नहीं निकल पा रहा है। हालांकि इस सब के बीच खबर आ रही है कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम में आ रही अड़चनों को काफी हद तक खत्म किया जा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि गाजा में कब शांति का परचम लहराएगा। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन में 2 मुलाकातें, लेकिन गाजा वार्ता में किसी भी सफलता का जिक्र नहीं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ट्रंप के साथ बैठक में बंधकों की रिहाई का मुद्दा केंद्रित रहा। नेतन्याहू ने शक्ति से शांति के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप और वो हमास को खत्म करने की रणनीति पर एक मत हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने हमास के साथ संघर्ष विराम की प्रबल संभावना व्यक्त की। उधर ट्रंप के मध्य पूर्व मामलों के दूत स्टीव विटकॉफ जल्द ही दोहा जाकर हमास से प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। हालांकि कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने बताया कि इजराइल और हमास के बीच समझौते में आ रही 4 अड़चनों में से अब सिर्फ एक ही बाकी रह गई है। उन्होंने इस सप्ताह के अंत तक संघर्ष विराम समझौते की उम्मीद जताई। विटकॉफ ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम होगा। इस दौरान 10 जीवित और 9 मृत बंधकों की रिहाई संभव हो सकेगी। कतर में इजराइल और हमास के बीच चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत बिना किसी महत्वपूर्ण प्रगति के खत्म हो गई है। वार्ता में युद्ध विराम की स्थिति में इजराइल के सैनिकों की तैनाती को लेकर बात अटकी हुई है। सूत्रों की माने तो इजराइल अपनी सेना को रफा के उत्तर में मोराग कॉरिडोर पर बनाए रखने पर अड़ा हुआ है। इजराइल गाजा के उन इलाकों से लौटने के लिए तैयार नहीं है जिस पर उसने मार्च में कब्जा किया था। गतिरोध का एक और कारण संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से गाजा में मानवीय सहायता के अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करना भी है, जबकि इजराइल सहायता वितरण के लिए मौजूदा प्रणाली को बहाल रखना चाहता है। गाजा में इस समय अमेरिका इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है। सहायता वितरण के लिए इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को दरकिनार कर निजी सुरक्षा ठेकेदारों का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू ट्रंप से किस तरह का आश्वासन लेकर वापस लौट रहे हैं, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन नेतन्याहू गाजा को लेकर ट्रंप की कोशिशों से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनके दौरे की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ना तो गाजा की जंग रुकी और ना ही यूक्रेन की, तो आखिर ट्रंप का नॉमिनेशन क्यों? और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, SIS JNU। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि नेतन्याहू मिलने गए थे डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन न गाजा में अभी तक युद्ध रुका है और न ही रूस यूक्रेन में। क्या कुछ कहेंगी?
बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और यदि हम नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो वो तो आसिफ मुनीर की तरफ से भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमने बीते दिनों आते देखे थे। अपने आप में विरोधाभास है कि पाकिस्तान और इजराइल दोनों की तरफ से एक ही मांग रखी जा रही है। बहरहाल मैं मुद्दे पर आऊंगी सीधे सीधे। और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की मुलाकात से ज्यादा महत्वपूर्ण ये अप्रत्यक्ष वार्ता है जो दोहा में चल रही है लगातार हमास और इजराइल के बीच में, ताकि युद्ध शांति घोषित हो सके। लेकिन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार के खबरों के हवाले से जो हमें पता चल रहा है, तो एक तो ट्रूप्स के विड्रॉल को लेकर के दोनों ही पक्षों के बीच में सहमति बनती हुई नहीं नजर आ रही है। फिर हम देखें तो सहायता वितरण को लेकर के भी दोनों के अलग अलग विचार हैं, दोनों ही पार्टीज के। फिर बंदियों की अदला बदली को लेकर के और रिहाई को लेकर के भी हमास के अलग विचार हैं, और ये तो होना भी था। इजराइल की तरफ से भी अलग प्रकार के बिंदु आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इजराइल चाहता है कि गाजा और उसके आसपास से पूरी तरह से हमास की जो मिलिट्री और गवर्निंग बॉडीज हैं वो पूरी तरह से बाहर हो जाए, वहां से हट जाए। और मुझे नहीं लगता कि हमास ऐसा चाहेगा। हमास चाहता है कि रफा के आसपास से इजराइल के ट्रूप्स वापस जाएं। अभी तक जिन जिन बिंदुओं पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है, इजराइल वहां से बाहर नहीं जाना चाहता। तो अभी खबरें यही आ रही है कि मामला अटक गया है और पूरा विश्व इस क्षण की ओर देखना चाहता है कि कब इस युद्ध बंदी की घोषणा। अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। जी। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इजराइल और हमास के बीच में किस तरह से युद्ध को रोका जाए, इसको लेकर के बातचीत चल रही है। इस सब के बीच आपने देखा कि जब बेंयामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने की बात कही थी वहां पर नोबेल पीस प्राइज के लिए। हम बात कर रहे हैं कि न रूस यूक्रेन का युद्ध रुका, न हमास और इजराइल के बीच में अभी तक कोई संघर्ष विराम हुआ है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं SIS JNU से। अंशु जी, सवाल फिर भी वहीं पर है कि न रूस यूक्रेन का युद्ध रुका और न हमास और इजराइल के बीच में अभी तक कोई संघर्ष विराम हुआ, तो नोबेल पीस प्राइज किस लिए? निश्चित तौर पर इस बार के ट्रंप 2.0 रिजीम में हम लगातार देख रहे हैं उनके पिछले जो उनका राष्ट्रपति का शासनकाल था उसकी तुलना में न सिर्फ इस बार वो स्वयं अग्रेसिव नजर आते हैं, जबकि उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में वायदा किया था कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो जल्द से जल्द रशिया यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध को अंत की ओर ले जाएंगे। अभी तक युद्ध बंदी तक
घोषित नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि धीरे धीरे उनकी एक एंजाइटी बढ़ती जा रही है। वो एक सर्टिफिकेट चाह रहे हैं पूरी दुनिया से कि उनको इस प्रकार का कोई पुरस्कार मिले या इस तरह का कोई एक रिकॉग्निशन मिले, जबकि हुआ ये है कि हमने पिछले दिनों अमेरिका को सीधे सीधे ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरते हुए देखा। हमने देखा कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें अमेरिका कूदा और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर उसने हमला किया। ऑपरेशन हैमर का इसे ट्रंप ने नाम दिया। इसके बाद फिर खुद ही उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच में शांति की घोषणा की। हालांकि हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से किसी प्रकार की शांति या कोई युद्ध बंदी दोनों ही तरफ से बरती नहीं गई या मान्य नहीं की गई। और उधर रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर भी हम देखते हैं तो वहां पर भी किसी प्रकार से ऐसे सफलतापूर्वक परिणाम आते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है एक दबाव ट्रंप के ऊपर है क्योंकि उनके सामने आंतरिक चुनौतियां भी हैं और इस बार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पटल पर उन्हें चीजें भिन्न दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए कभी आसिफ मुनीर के माध्यम से, कभी नेतन्याहू के माध्यम से इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमारे सामने लाए जा रहे हैं। अंशु जी, पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका चाहे तो इजराइल जो अमेरिका कहेगा वही करेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। और खासकर जब वहाँ पर रिपब्लिकन पावर्स में हो तो ऐसे वक्त पे इजराइल के ऊपर दबाव बनाना या इजराइल को कोई आदेश देना अमेरिका के लिए बहुत सरल बात है। लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि वो सीधे इजराइल को कहें कि आप रुक जाएं। चंद्रशेखर जी, यदि आप देखें तो जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बंदी की घोषणा ट्रंप के द्वारा की गई थी बीते दिनों, तो इसके बाद नेतन्याहू को एक तरह से उन्होंने फटकार भी लगाई थी क्योंकि दोनों ही पार्टीज की तरफ से ये जो तथाकथित ट्रूस था इसका वायलेशन किया गया। तो इच्छा तो उनकी वो जताते हैं, लेकिन हम इस बात को भी समझें कि इजराइल के सामने न सिर्फ हमास बल्कि फिर ईरान और ईरान के द्वारा जो प्रायोजित दूसरे प्रॉक्सीज हैं और उसके आसपास के जो दूसरे हॉस्टाइल नेशंस हैं उनसे अपने आप को बचा करके रखने की जो एक मजबूरी हम उसे कह सकते हैं वो भी दिखाई पड़ती है। तो सीधे सीधे यदि इजराइल को किस बात को वो मानने के लिए कहेंगे, जो ये अमेरिका प्रायोजित बार बार ट्रूस का प्लान बनता है ये हमास के द्वारा भी मान्य होना चाहिए। और हमास के पीछे जो ईरान, रशिया और दूसरी चाइना जैसी शक्तियां हमें खड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं, ये उनके द्वारा मान्य होना चाहिए। पिछले दिनों भी कुछ महीने पहले ट्रूस की इसी प्रकार की बातचीतें चली थी, पर वार्तालाप विफल रहे क्योंकि दूसरी पार्टी के द्वारा जो ये यूएस के द्वारा बनाया हुआ प्लान था वो मान्य नहीं किया गया। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है और जब तक दोनों पार्टीज इसमें संपर्क नहीं आ जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की युद्ध बंदी की स्थिति बन पाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ी जटिलता आ रही है वो ये है कि इजराइल कहता है कि हमास अपने को पूरी तरह से डिसआर्म करे और दूसरी तरफ हमास कहता है कि आप जो गाजा पट्टी में इजराइल की फौज वहाँ पर है उसको वहाँ से विड्रॉ किया जाए। तो ये क्या दिक्कत कर सकता है दोनों पक्षों के बीच में बातचीत में? निश्चित तौर पर अभी भी जो हम देख रहे हैं दोहा में ये वार्तालाप विफल होता हुआ नजर आया। ये एक बिंदु सेंटर पॉइंट था जिसपे दोनों ही पार्टीज अड़ी हुई थी। और यहाँ मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी जो एजेंसीज हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हम यदि इतिहास में जाकर के देखें तो इस प्रकार की युद्ध बंदियों में और युद्ध को अंत की ओर ले जाने में यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसीज का हमेशा से रोल रहा है। पर यहाँ मुझे यूएन भी कहीं ना कहीं यूएन पर क्वेश्चन मार्क लगते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है एक ऐसी न्यूट्रल पार्टी या एक ऐसे संगठन को कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ेगा जो डिप्लोमेटिक टेबल के बीच में बैठे और तब दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की शर्तों को मान्य करवा सके, जिसके बाद डी एस्केलेशन शुरू हो सके और फिर दोनों को ही बराबरी से अपने आप को डिसआर्म, डिसएंगेज और डी एस्केलेट करना पड़ेगा। इजिप्ट और कतर कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे संगठनों का आने का जो आप एक इशारा कर रही हैं, क्या ये अरब देशों की, जो अरब देश हैं उनको आना चाहिए? अरब देशों ने एक प्लान भी दिया था इस बीच में, तो वो क्या कारगर सिद्ध हो सकता है इसमें? निश्चित तौर पर इसमें जो खाड़ी के बाकी के देश हैं, क्योंकि ये उनकी रीजनल सिक्योरिटी और पीस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि बजाय कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स के देश या संगठन सामने आए, इसके बजाय जो रीजन के बाकी के देश हैं, जब तक वो आपस के मतभेदों को भुलाकर एक होकर के युद्ध बंदी के प्रयासों को तेज करते हुए एक न्यूट्रल बॉडी की तरह इन दोनों के सामने नहीं खड़े होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर जी की इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। क्योंकि होगा क्या कि फिर कोई ना कोई एक पार्टी वायलेट करेगी चीजों को, शर्तों को, या प्रॉक्सीज के माध्यम से
हॉस्टिलिटी और बढ़ा दी जाएगी, फिर इजराइल जवाब देगा। तो इस तरह से ये संघर्ष जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जारी है और अब इसमें अमेरिका भी कूद गया है, तो फिर वो संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक संगठन में अलग अलग सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। एक सवाल और है अंशु जी, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो हम विस्तार से इस पर बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत हमास की ओर से की गई थी। हमास ने एक आतंकी हमला किया था इजराइल के ऊपर, सैकड़ों लोगों को मार दिया था, कई लोगों को वहां पर अगवा कर दिया था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो बदले की कार्रवाई की, क्या हम कह सकते हैं कि इजराइल अपना जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो उसको मिला है अभी तक? क्या वो हमास को अभी तक ख़त्म कर पाया है, या इजराइल ने इतने लंबे समय पे जो वहाँ पर कार्रवाई की है उसको आप किस तरह से देखती हैं? चंद्रशेखर जी, यदि हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत देखें, अभी हाल फिलहाल का जो ये पूरा युद्ध चल रहा है, तो हम देखते हैं कि कैसे अक्टूबर 2023 में हमास ने मिडनाइट आधी रात को इजराइल पर हमला किया और इसके बाद से फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया, इजराइल ने जवाब दिया और नेतन्याहू की तरफ से बार बार इस प्रकार के फिर स्टेटमेंट्स आए कि अब हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भले ही पैलेस्टीन की पॉलिटिकल कमान हमास के हाथ में हो, लेकिन हमास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में माना जाता है। और फिर हमने देखा कि इसमें कैसे हमास को सपोर्ट करने वाले ईरान, यमन या जो ये दूसरे देश थे, इन्होंने अपनी दूसरी प्रॉक्सीज को भी एक्टिव किया। तो ईरान के सामने तो फिर मल्टी डायमेंशनल वॉर हो गया चंद्रशेखर जी। लेकिन हिजबुल्लाह के या हमास के कई जो टॉप लेवल कमांडर्स हैं, उनको मार गिराने में इजराइल ने सफलता प्राप्त की। तो हम इसमें एक बिल्कुल सीधे सीधे हमास और इजराइल को ना देखें, इसमें फिर आसपास के दूसरे देश और जो दूसरे आतंकवादी संगठन है, इसमें हम हूतीज को भी ले आए फिर, तो वो सारे भी हमको इसमें एक्टिवेटेड दिखे। और मुझे लगता है बीते दिनों यही कारण रहा कि पहले इजराइल और ईरान के बीच जब चीजें डायरेक्ट हुई और कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब इसमें लास्ट में अमेरिका को कूदना ही पड़ा। तो ये एक पूरे अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग चैप्टर्स इस युद्ध के अभी तक रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है, ये कहूंगी कि जो भारत का स्टैंड है कि इजराइल पर जो हमास का आतंकी हमला है उसकी बिल्कुल निंदा की जानी चाहिए। उसमें कई महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हुई थी। और यदि जहां तक हम फिलिस्तीन के वजूद की बात करते हैं, तो वहां ये इजराइल को समझना पड़ेगा कि फिलिस्तीन का वजूद है और कई देश मान्यता देते हैं, भारत भी उनमें से एक है। बिल्कुल अंशु जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, संक्षेप में बताइएगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे हम पश्चिम एशिया की बात करें या यूरोप की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, लोग कहते थे कि यूनाइटेड नेशन इसी के लिए बनाया गया है, दूसरी संस्थाएं बनाई गई हैं, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पर अभी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में और जो ये महत्वपूर्ण 5 देशों की यात्राओं पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री निकले थे, तो उन्होंने बार बार हर देश से इस बात को बहुत ही सशक्त तरीके से पूरे विश्व तक पहुंचाया है कि तमाम जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये 20वीं सदी में निर्मित संगठन है। 21वीं सदी की जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कर पाने में अब ये संगठन, क्योंकि इनमें रिफॉर्म्स नहीं हुआ है बीते कई सालों में, तो ये असमर्थ है। और यही हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं जब हम चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर देखें, चाहे इजराइल हमास युद्ध की ओर देखें। अब इनमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है चंद्रशेखर जी। जब तक इनमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और जब तक एक विश्व के कल्याण की भावना के साथ नए सदस्य देश इसमें नहीं जुड़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की एजेंसीज जो तब बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के पश्चात, तो अब वो फिर रेलेवेंस को बनाए रखने में कामयाब दिखाई पड़ती हैं। ठीक है अंशु जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही
टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लाल सागर में एक बड़ी घटना घटी है। इसके बाद चीन के खिलाफ जर्मनी और यूरोपीय यूनियन खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल चीनी नौसेना पर आरोप है कि उसने जर्मनी के एक टोही विमान पर लेजर से हमला किया। दरअसल यहां हुथी के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों को बचाने के लिए जर्मनी सहित कई पश्चिमी देशों के टोही और त्वरित कार्रवाई करने वाले विमान तैनात हैं। लेकिन चीन की तथाकथित हरकत ने सबको असमंजस में डाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जर्मनी के बाद अब यूरोपीय आयोग ने भी चीन के राजदूत को तलब कर लाल सागर में जर्मनी के विमान को लेजर से निशाना बनाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया है। जर्मनी ने लाल सागर में चीनी नौसेना पर अपने एक टोही विमान को लेजर से निशाना साधने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना 2 जुलाई की है, जब यमन तट पर जर्मनी का विमान हुती विद्रोहियों के हमलों से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए निगरानी कर रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के चीनी युद्धपोत ने लेजर का इस्तेमाल किया। चीन के इस कदम से पायलट की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ और विमान को जिबूती में अपने बेस पर लौटना पड़ा। जर्मनी का ये निगरानी विमान यूरोपीय संघ के मिशन स्पाइट्स का हिस्सा था। जर्मनी ने इसे अत्यंत गंभीर और अस्वीकार्य करार देते हुए चीनी राजदूत को तलब किया और इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि चीन ने लेजर से निशाना साधने के आरोपों को खारिज करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मामला सामने आने के बाद संबंधित विभागों द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि जर्मनी के दावे तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। चीन और जर्मनी को तथ्य आधारित रवैया अपनाना चाहिए और गलतफहमी और गलत निर्णय से बचने के लिए समय पर संचार को मजबूत करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब चीन पर इस तरह के लेजर हमलों का आरोप लगा है। 2020 में अमेरिका और 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने विमानों पर चीनी नौसेना द्वारा लेजर हमले की शिकायत की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि लाल सागर में ये घटना चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और वैश्विक समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। जिबूती में चीन का स्थायी नौसैनिक अड्डा है जो 2017 में स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को दर्शाता है। लाल सागर विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। ये पहले से ही हुती हमलों के कारण अस्थिर है। सोमवार को हुती समूह के हमले में लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज के चालक दल के 4 सदस्य मारे गए, जबकि मंगलवार को एक और जहाज पर कब्जा कर उसे डुबोने का दावा किया और उसका वीडियो भी जारी किया। ऐसे में लेजर से निशाना बनाने की घटना पश्चिमी देशों और चीन के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। इस घटना ने जर्मनी की संसद में तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ सांसदों ने इसे चीन के खिलाफ कठोर नीति अपनाने का आधार बताया है, जबकि अन्य ने इसे स्थायी कमांडर की स्वतंत्र कार्रवाई माना। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, ये जो खबर आ रही है इसमें जर्मनी का कहना है कि उसके एक टोही विमान पर चीन के युद्धपोत की ओर से लेजर हमला किया गया।
हालांकि चीन की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, वो कहते हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है। क्या लगता है आपको, कौन सही होगा कौन गलत होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, चाहे वो ताइवान की हम बात करें या फिलीपींस की हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन जहाज़ों ने भी इस तरह की शिकायत की थी कि चीन इस तरह के हमले करता है। जी बिल्कुल, मामले से जुड़े तमाम बिंदुओं को हमको जोड़ के देखने की जरूरत है। ये जो लाल सागर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मैरीटाइम ट्रेड की दृष्टि से एक गलियारा है, जो कि अदन की खाड़ी से होते हुए अरब सागर और हिंद सागर से मिलता है जाकर। इसका अपना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें हूती रेबल्स एक्टिव रहते हैं। तो उनसे जो वाणिज्यिक जहाज हैं उनको बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 2023 में 2024 में एक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसको कि ऑपरेशन एस्पिडास का नाम दिया गया, और इसको यूना4 एस्पिडास भी कहा जाता है। तो ये जो जर्मन जहाज था जिस पर लेजर के द्वारा चाइनीज हमले की जो खबरें आ रही हैं या जो एलिगेशंस लगे हैं, जिसको चाइनीज ऑफिशियल्स ने सिरे से नकार दिया है। यदि हम देखें तो अब दूसरा बिंदु ये देखें कि जो ये घटना हुई है, इसमें जपूटी आइलैंड पर चीन का बेस है, वहां पर चीन की बहुत बढ़िया प्रेजेंस है, और इस पूरे एरिया पर चीन अपना असर्शन बनाना चाहता है लंबे समय से। और फिर ये देखिए कि 2020 और 2022 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा इसी प्रकार के सेम एलिगेशंस चाइना पर लगाए गए थे, उनके जो नेवल क्राफ्ट्स थे उन पर लेजर से हमले के। तो अब कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, चंद्रशेखर जी, जब तक इसकी पूरी एक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक हम कोई किसी प्रकार के निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। पर अभी तक तो इसी प्रकार की खबरें आ रही है कि चीन के द्वारा इस प्रकार का लेजर हमला किया गया है। चीन ऐसा करेगा क्यों चीन जर्मन जहाज पर हमला करेगा, लेजर से हमला करेगा? क्या कुछ इसके कारण हो सकता है? हालांकि चीन की जो प्रवक्ता है माउनिंग, वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वो जर्मनी को कहते हैं कि इस तरह की कोई खबर नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक अमेरिका ने भी प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम से एक उसका भी इसी प्रकार का सेम आप जो ईयू द्वारा जिस प्रकार का एक पूरा यहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस तरह का है। लेकिन ये जो ईयू का इनिशिएटिव है ये पूरी तरह से डिफेंसिव है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न लॉबी को एक कड़ा संदेश देने की दृष्टि से और इस पूरे मैरीटाइम एरिया में अपना असर्शन बढ़ाने की दृष्टि से यदि चीन ने यह हमला किया है तो वो इसी दृष्टि से किया होगा, ताकि एक इस प्रकार का संदेश पहुंच सके। और हम यदि अपने आसपास के वैश्विक राजनीति को और अभी जो करंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और इस रीजन में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ जिस तरह से अग्रेशन लगातार दोनों पार्टीज के बीच में इजराइल एंड एसोसिएट्स और दूसरी तरफ हमास, ईरान एंड एसोसिएट्स के बीच में जिस तरह का एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो उसके बीच में इस तरह की खबरें आना अपने आप में फिर चीन के जो एम्बिशंस है और चीन की जो नीयत है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन माउनिंग ने एक और काफी महत्वपूर्ण बात कही है। उनकी ओर से कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो जर्मनी को उसी समय चीन को कम्युनिकेट करना चाहिए था, ऐसा किया नहीं। क्या जर्मनी की कमी है ये कम्युनिकेट ना करना? निश्चित तौर पर, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अवेलेबल था या किस तरह से उनके सामने किस प्रकार की उस समय की सिचुएशन थी। लेकिन इसके बाद सीधे जर्मन ऑफिशियल्स के द्वारा इस तरह के एलिगेशंस तो लगाए ही गए और ये बात पूरी दुनिया के सामने आई और फिर चीन ने इसको सिरे से नकार दिया है। तो मुझे लगता है कि या तो कोई स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा या किसी दूसरे देशों को इन्वॉल्व करते हुए या ईयू के दूसरे मेंबर नेशंस देखें कि यहाँ पर वास्तविक रूप से हुआ क्या है और उसी के बाद एक वस्तु स्थिति समझ में आ पाएगी। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार देने की घोषणा के बाद रूस ने रातों रात यूक्रेन पर रिकॉर्ड 728 ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम के जरिए लगभग सभी ड्रोन नष्ट कर दिए। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि वायु रक्षा बलों ने बीती रात रूसी क्षेत्रों में 86 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। वहीं कुर्स्क शहर के एक समुद्र तट पर हुए ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। रिल्स्क शहर पर हुए ड्रोन हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत ने फैसला सुनाया है कि रूस ने यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। 2022 में शुरू हुए संघर्ष के बाद से यह पहली बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने मॉस्को को मानवाधिकारों के हनन का जिम्मेदार पाया है। मानवाधिकार न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या 17 को गिराए जाने के पीछे भी रूस का हाथ था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक विश्लेषण के आधार पर बताया कि पिछले सप्ताह हुई भीषण गर्मी के दौरान 12 यूरोपीय शहरों में गर्मी से संबंधित कारणों के चलते लगभग 2300 लोगों की मौत हो गई। इस अध्ययन में 2 जुलाई को समाप्त होने वाले 10 दिनों को ध्यान में रखा गया था। इस दौरान पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान दर्ज किया गया था। अमेरिका के टेक्सास में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 109 पहुंच गई है। वहीं लापता लोगों की संख्या 180 हो गई है। बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों के जिंदा होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। मरने वालों और लापता लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। इसे अमेरिका में इस दशक की भीषण आपदाओं में से एक माना जा रहा है। ताइवान और चीन के मध्य चल रहे तनाव के बीच ताइवान की सेना ने अपना वार्षिक हान कुआंग सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास से बौखलाए चीन ने ताइवान की सेना से जुड़ी 8 कंपनियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते की गई है। लिथुआनिया और फिनलैंड अगले साल से खुद को और यूक्रेन को आपूर्ति करने के लिए एंटी पर्सनल लैंड माइंस का घरेलू उत्पादन शुरू करने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्हें रूस से सैन्य खतरा नजर आ रहा है। रूस की सीमा से लगे इन दोनों देशों ने ऐसी बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा पहले ही कर दी थी।